वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है CSAT प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी PCS प्री 2025 के लिए CSAT हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें टॉप 250 क्वेश्चंस की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 61 से। अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके ज़रूर देखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है दोस्तों, देखिए यूपी PCS प्री की एग्ज़ाम में अब बहुत समय नहीं बचा हुआ है। जितना भी समय बचा है अगर आप उसमें चाहते हैं कि आपका स्कोर बेहतर हो जाए, आप प्री एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ, तो इसके लिए आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंटरशिप बैच को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। प्रक्रिया बहुत ही सिंपल सी है, आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और मेंटरशिप बैच को परचेज करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट। जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपको 80% ऑफ मिलेगा और चीज़ों को आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। या स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर, अपने प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 61 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य ऐसा है जो कि शुद्ध है। देखिए 4 वाक्य दिए, चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है, उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें, शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे, और चौथा दिया यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर सभी विकल्पों को ध्यान से देखेंगे तो देखिए 4 दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है, यह अशुद्ध दिख रहा है, उपरोक्त के कारण ये शुद्ध हो गया, शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे तो एकत्रित होंगे तो ये भी अशुद्ध हो गया, तो 3 अशुद्ध हो गया, तो विकल्प डी बचेगा, यही इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न दिया प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से वह वाक्य छाटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। आपको एक वाक्य चयनित करना है जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग है। देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण वे विशेष शब्द होते हैं जो क्रिया या फिर विशेषण या कुछ अन्य शब्दों की विशेषता बताते हैं। देखिए यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं, यह काली गाय घास चर रही है, मुझे खट्टा फल नहीं खाया जाता, मुझसे नहीं खाया जाता, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। देखिए यहाँ पर अगर आप इन सभी विकल्पों को देखेंगे कैसे कैसे लोग अगर आप देखेंगे तो लोग क्या है, लोग एक तरीके से संज्ञा है, संज्ञा कहने का तात्पर्य ये विशेष है तो ये विशेषण हो जाएगा। ठीक, काली गाय यहाँ पे ये विशेषण हो जाएगा, खट्टा फल विशेषण हो गया, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। देखो पढ़ रहे हो, पढ़ना क्रिया है और कैसे पढ़ रहे हैं, जी जान लगाकर, तो ये क्रिया विशेषण है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 63 दिया है, गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द है, तो गमला और आल्पिन ये पुर्तगाली भाषा के शब्द है, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 64 दिया है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। देखिए हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है, जब लिखने में कोई अक्षर छूट जाता है तो उसको दिखाने के लिए हंस पद का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। हंस पद इस प्रकार से बनाया जाता है, ऐसे बना रहता है, जैसे मान के चलिए कोई चीज़ लिखना है, चीज़ें छूट गई तो आप ऐसे बना के ऊपर लिख देंगे, यही हंस पद होते हैं। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 65 दिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए, आपको बताना है कि किसका वर्तनी अशुद्ध है। निसंदेह बिल्कुल शुद्ध है, निसंकोच ये भी शुद्ध है, उज्ज्वल ये भी शुद्ध है। देखिए महत्व में यहाँ पर एक ये तय से रहेगा, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66, आभ्यंतर का विलोम होता है। देखिए आभ्यंतर मतलब अंदर की ओर, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, बाह्य, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 67 दिया है, बच्चा शब्द का तत्सम रूप होगा। देखिए बच्चा क्या है, एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होता है वत्स, तो विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 68 दिया है, पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर में पीला है अंबर जिसका, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन है 69, रामचरित मानस की रचना किस भाषा में हुई है। देखिए रामचरित मानस इसकी जो रचना की गई है ये रचना अवधी भाषा में किया गया, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। ऐसे भी आप सामान्यतः इसको टिक कर सकते हैं। देखिए खड़ी हिंदी
ब्रजभाषा, अवधी और मैथिली। रामचरितमानस प्रभु श्री राम की कथा है, प्रभु श्री राम से संबंधित है। और प्रभु श्री राम अयोध्या से संबंधित, और अयोध्या की भाषा क्या है, अवधी है। तो आप आराम से यहाँ से भी टिक कर सकते थे। आगे है प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित में से खिड़की शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो खिड़की का पर्यायवाची क्या है ये बताना है। वातायन होता है, बारी ये भी होता है, दरीचा ये भी होता है। जब तीनों होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी या उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। देखिए 71 से 75 के लिए यहाँ पे गद्यांश दिए हैं। अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 71 से 75 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। देखिए गद्यांश क्या है, इसको पढ़ते हैं। मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के लिए दो नजरिए हैं, एक है आशावादी और दूसरा है निराशावादी। मतलब अगर आपको इस संसार को देखना है, संसार को परखना है, तो उसके दो अलग अलग नजरिए, एक आशावादी, हर चीज़ में आपको आशा नजर आता है, और एक निराशावादी। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि भी कहते हैं। आशावादी मतलब सकारात्मक, निराशावादी मतलब नकारात्मक। जो आशावादी या सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं वे सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, तथा निराशावादी या नकारात्मक दृष्टि वाले दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं। देखिए जो निराशावादी हैं वो हमेशा दुख में डूबे रहेंगे, अपने आप को प्रस्थापित करना चाहेंगे। वे भूल जाते हैं कि तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है एवं जीवन में विकृति उत्पन्न होती है। आशावादी कभी तर्क नहीं करता, फलस्वरूप वह आंतरिक आनंद की प्रतीति करता है। वह मानता है कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं है। किसी परंपरा का विरोध करने से ही प्रतिभा ऊपर नहीं उठती है। विरोध से नाश होता है, इसलिए जगत में सदा आशावाद ही पनपा है। उसने ही महान व्यक्तियों का सृजन किया है। निराशावाद या नकारात्मकता की नींव पर कभी किसी जीवन प्रसाद का निर्माण नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे आशावादी और निराशावादी दो तर्कों पर बात किया गया। 71 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस अवतरण का सर्वदा या सर्वथा उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। देखिए आशा और निराशा तो नहीं लिखेंगे क्योंकि आशावादी की बात हो रही है। जीवन और आशावाद ये हो सकता है, आशा ही जीवन है ये भी नहीं होगा, है ना। आशावादी और निराशावादी, तो देखिए जब इन दोनों को एक साथ देखेंगे तो यहाँ पे आशावाद और जीवन ये ज़्यादा सटीक दिख रहा है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 72 दिया गया, 72 नंबर का क्वेश्चन है। परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती है, इसका आशय क्या है? जैसे किसी परंपरा का विरोध करेंगे तो इससे प्रतिभा ऊपर नहीं उठती है, इसका आशय क्या? तो इसका आशय क्या हो सकता है? देखिए परंपरा व्यक्ति को दकियानूशी बनाती, ये तो कोई आशय नहीं हुआ। परंपरा का विरोध व्यक्ति को प्रतिभा संपन्न बनाता है, ये भी कोई आशय नहीं हुआ। परंपरा को स्वीकारने से प्रतिभा नष्ट नहीं हो जाती, इसका सटीक आशय यही हो जाएगा, क्योंकि भाई अगर विरोध करने से ऊपर भी नहीं उठ रही तो स्वीकारने से नष्ट भी नहीं होगी। ऑप्शन 30 प्रश्न का उत्तर बनेगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 73 दिया है, नकारात्मकता का आशय क्या है? नकारात्मकता का आशय क्या है? आपने जस्ट अभी देखा है, निराशावाद, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 74 दिया है, निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं के लिए कहा जा सकता है। तो ये वाक्य किसके लिए कहा जा सकता है? देखिए निराशा कुंठा और प्रवंचना की जननी है, बिल्कुल सही है। निराशावादी का चेहरा चिंता की रेखाओं से घिरा रहता है, ये भी सही है। निराशावादी व्यक्ति दूसरे के आनंद से दुखी रहते हैं, ये भी सही है। जब तीनों सही हो तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 75 दिया, आत्मिक आनंद से आशय। आत्मिक आनंद से किसका आशय? तो ये देखिए आह्लाद, ये हो सकता है। मन की मौज, उपहास और देखिए उपहास और अट्टहास ये तो नहीं हो सकता। मन की मौज और आह्लाद में ज़्यादा सही आह्लाद, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 76 दिया, अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ क्या होता है? अपनी करनी पार उतरने का तात्पर्य अपने कर्म का फल आपको स्वयं भोगना पड़ेगा, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपके सामने चीज़ें आएंगी, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 77 दिया, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता। देखिए अंक का अर्थ क्या नहीं होता है? अंक का अर्थ गोद होता है, चिन्ह भी होता है और संख्या भी होता है। अंक का अर्थ अंग नहीं होता, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 78 दिया है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु है? देखिए कौन सा ऐसा व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान तालु है? तो इसमें अगर आप देखेंगे क वर्ग, ये कंठ इसका उच्चारण स्थान है ना। देखिए ये जो छ है ना, छ, ये आपने देखा होगा के
TMDO। क वर्ग होता है कंठ, फिर इसके बाद च वर्ग होता है तालु, फिर ये दंत है, ये मूर्धन्य है। देखिए ये मैं लिख दे रहा हूँ, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। देखिए क ख ग घ अंग, इसका उच्चारण स्थान है कंठ। ठीक, च छ ज झ इ इसका उच्चारण स्थान है तालु, तालु पूछा है तो टिक कर देंगे। ट ठ ड ढ अड़ ये मूर्धन्य है, त थ द ध न ये दंत है और प फ ब भ म ओष्ठ है। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 79 दिया है, ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति और अर्थ की दृष्टि से अलग हो कहलाते हैं। देखिए उच्चारण और वर्तनी दोनों का समान होगा, है ना, लेकिन अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो जाएंगे, इन्हें समरूप या समुच्चारित शब्द कहा जाता है क्योंकि उच्चारण समान है। अगला प्रश्न, मातृडाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो साथियों ये आज के क्लास के 20 प्रश्न रहे, उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। ऐसे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और UPPCS प्री अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो आपको मेंटर से बैच को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। प्रक्रिया बहुत ही आसान है। ये स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं, या फिर ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए